वेलकम बैक टू आवर चैनल बायो क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। लास्ट 2 चैप्टर्स जो हम यूनिट कर रहे थे, इकोलॉजी यूनिट के लास्ट 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम। उसी कंटिन्यूएशन में 3rd चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये आज हम शुरू करने जा रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी टर्म से ही पता चलता है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी। हमारे वर्ल्ड में कितनी सारी स्पीसीज़ प्रेजेंट हैं, हर इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग, हर क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग बहुत सारी स्पीसीज़, प्लांट स्पीसीज़, एनिमल स्पीसीज़, लोअर प्लांट्स, लोअर एनिमल्स की स्पीसीज़ प्रेजेंट हैं। इसी को क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन क्या है? इनको कंजर्व करना ज़रूरी है, इन स्पीशीज़ को कंजर्व करना ज़रूरी है। जैसे पहले आप देखते होंगे, पहले ज़माने में राजा महाराजा लोग, ये लोग तो शिकार करने निकलते थे। उस टाइम कंजर्वेशन की तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन आज कंजर्वेशन की बात क्यों है? क्या इन सबको कंजर्व करना इतना ज़रूरी है? तो उस टाइम जब ये लोग शिकार करते थे, तो उस टाइम हम इन जानवरों से बिज़नेस नहीं करते थे। जैसे कि आप देखते होंगे लेदर का बिज़नेस है, या हाथी दांत का, हाथियों को मार दिया जाता है उनके दांतों के लिए। तो उतना ब्रॉड रेंज में शिकार नहीं होता था। एक बड़ा राज्य है, उसमें एक राजा है, शिकार करने निकला, कभी कभी कितने जानवरों को मार देगा। इतना कम होता था कि इकोसिस्टम खुद अपने आप उसको बैलेंस कर लेती थी। लेकिन जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़ गया, जब ये बिज़नेस से जुड़ गया, तो दूर से ही शिकार इंसान करने लगा। इंसानों और जानवरों में यही अंतर है कि इंसान दूर से शिकार कर सकता है और जानवर आपके करीब पहुंचेंगे तो ही आपका नुकसान कर सकते हैं। तो जब इतना ज़्यादा नुकसान होने लगा तो ये इकोसिस्टम डिस्टर्ब होने लगा। इस वजह से कंजर्वेशन की बात तब से शुरू हुई और बहुत सारे लॉज इसमें जोड़े गए कि आप इस चीज़ का शिकार नहीं कर सकते हो। डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट चीज़ की कंजर्वेशन की बात हो, जैसे टाइगर कंजर्वेशन, एलिफेंट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये सारे लॉज धीमे धीमे ये काम करने लगे हर देशों में। तो इसी में हम आगे पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन चैप्टर। बायोडाइवर्सिटी टर्म सबसे पहले दिया 1986 में वॉल्टर जी रॉसिल। और इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था? इकोसिस्टम टर्म वाज गिवन बाय टेंसले। अब देखिए एंट्स की पूरे वर्ल्ड में 20,000 स्पीसीज़ हैं। बीटल्स की 3 लाख स्पीसीज़ हैं। ऑर्किड्स की 28,000 स्पीसीज़ हैं। तो इतनी बायोडाइवर्सिटी आप एक स्पीशीज़ में देख रहे हो, इतनी बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। और बायोडाइवर्सिटी केवल स्पीशीज़ लेवल पे ही नहीं होती है, बायोडाइवर्सिटी हर लेवल पे है, ईच लेवल पे है, हर लेवल पे है। जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कितनी सारी प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स बनी हुई हैं, सारी किससे? अमीनो एसिड से ही बनी हुई हैं, जो कि 20 अमीनो एसिड्स ही हैं। लेकिन ये 20 अमीनो एसिड्स मिलियन टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनाती हैं। जीन्स में डाइवर्सिटी है, स्पीशीज़ में डाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी है, डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं। एक क्लाइमेट में ही कई इकोसिस्टम्स हैं, एक क्लाइमेट में ही प्रेजेंट है, पॉन्ड प्रेजेंट है, फॉरेस्ट प्रेजेंट है, एरियल प्रेजेंट है। क्लाइमेट एक है, इकोसिस्टम कई हो गए। तो अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो कितने सारे इकोसिस्टम्स हो गए। बायोमास में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनका बायोमास भी डिफरेंट है, उनमें डाइवर्सिटी है। तो हर लेवल पे डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। अब डाइवर्सिटी को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: जेनेटिक, स्पीशीज़ एंड इकोलॉजिकल। जेनेटिक डाइवर्सिटी, जब जीन्स में डाइवर्सिटी प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे? जेनेटिक डाइवर्सिटी। जीन लेवल पे डाइवर्सिटी, अगर ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल ले लें तो सारे ह्यूमन बीइंग का जेनेटिक कंपोजिशन एक नहीं है। 97% जीन्स
सारे इंसानों में कॉमन होते हैं, लेकिन जो 3% होता है वही डिफरेंट होता है, और वो क्या हो गई, जीन डाइवर्सिटी। जीन डाइवर्सिटी जब आगे पढ़ेंगे, इस जीन डाइवर्सिटी को ही हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। इस पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू ही हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम सुना हो, जो फोरेंसिक साइंस में हम यूज़ करते हैं। तो इस जेनेटिक डाइवर्सिटी के वजह से ही डीएनए प्रिंटिंग ये आया, ये टेक्निक आई वीएनटीआर रीजन्स के प्रेजेंस में। चलिए नेक्स्ट, स्पीसीज़ डाइवर्सिटी क्या होती है। एक एरिया है, उसमें बहुत सारी स्पीसीज़ प्रेजेंट हैं, किसी रीजन में वैरायटी ऑफ स्पीसीज़ प्रेजेंट हैं, ये क्या होगी, स्पीसीज़ बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं, डिफरेंट इकोसिस्टम्स में डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स हैं, इसे हम क्या कहेंगे, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। अब डाइवर्सिटी होने के रीजंस क्या हैं, कारण क्या है डाइवर्सिटी का। सबसे पहले तो आता है अडेप्टिबिलिटी। अडेप्टिबिलिटी, जो भी प्लांट या एनिमल जिस भी क्लाइमेटिक कंडीशन में, जिस भी इन्वायरमेंट में रहता है, उसके अकॉर्डिंग धीमे धीमे काफ़ी सालों बाद ये प्रोसेस जो है ये बहुत स्लो प्रोसेस है, काफ़ी सालों बाद धीमे धीमे अडेप्टेशंस हो जाते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, जिसके वजह से उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं और वो डाइवर्स हो जाते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स को आप देखें, ह्यूमन बींग्स में इंडियन शक्ल सूरत में दूसरे तरह से दिखेंगे, अमेरिकन दूसरे तरह से दिखेंगे, चाइनीज़ दूसरे तरह से दिखेंगे, उनकी आंखें छोटी होंगी, कद छोटा होगा। तो ये इसका रीज़न क्या है, अडेप्टिबिलिटी। जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में है उनके अकॉर्डिंग उनका अडेप्टेशन हो गया। सारे हैं क्या, होमो सेपियंस ही हैं। ठीक है। इसी तरह से दूसरा रीज़न क्या है, म्यूटेशन। जो स्पॉन्टेनियस चेंज जीन्स में होता है उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। इस स्पॉन्टेनियस चेंज के वजह से बहुत सी स्पीशीज़ नई बन जाती हैं। जैसे बीटल्स का एग्जाम्पल 10th में आपने पढ़ा होगा, ब्लू बीटल, रेड बीटल। तो ये ब्लू बीटल, रेड बीटल, ग्रीन बीटल थे फॉरेस्ट में। इनमें चेंज कहाँ पे, केवल जेनेटिक लेवल पे थोड़ा सा म्यूटेशन हो गया, जिसके वजह से इनका कलर चेंज हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, म्यूटेशन। इसके वजह से डाइवर्सिटी हो सकती है। आइसोलेशन, एक जोग्राफिकल एरिया में अगर कोई स्पीशीज़ प्रेजेंट है और दूसरे से वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रही है, तो उसमें काफ़ी जनरेशन्स बाद आपको चेंजेस दिखाई देने लगेंगे। जैसे नॉर्थ इंडियंस या साउथ इंडियंस हैं, दोनों में पहले मैरिजेस जो होते थे, अब तो इधर उधर होने लगे, लेकिन पहले मैरिजेस अपने एरिया के लोगों से लोग करते थे। तो उस वजह से एक आइसोलेशन में ऑफस्प्रिंग्स वैसे ही होंगे, तो इस वजह से भी स्पीसीज़ में डाइवर्सिटी होती है। ठीक है। तो ये 3 मेन रीजन। नेक्स्ट, फर्स्ट जो 3 डाइवर्सिटीज़ हमने पढ़ी थी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज़ डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसमें फर्स्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जांपल देखते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी होती किस में है, एक स्पीशीज़ के अंदर जो डाइवर्सिटी होती है जेनेटिक लेवल पे, उसे हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी किस वजह से हो सकती है, किसी एक जीन के डिफरेंट एलेलिक फॉर्म्स की वजह से, या जीन्स में के सीक्वेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होने की वजह से, या क्रोमोसोम नंबर में चेंज होने की वजह से जो डाइवर्सिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी हेल्प करती है एनवायरनमेंट में अडेप्टेशन के लिए। जैसे एग्जाम्पल है रॉवॉल्फिया वोमिटोरिया। रॉवॉल्फिया वोमिटोरिया से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एक्टिव केमिकल रिजर्पिन। ये रिजर्पिन का अमाउंट और इसका कंसंट्रेशन और इसकी पोटेंसी, जो रॉवॉल्फिया वोमिटोरिया है, ये सारे एक जैसे ही पोटेंसी और एक जैसे ही कंसंट्रेशन का रिजर्पिन एक्सट्रैक्ट इनसे नहीं होगा। जैसे कि अगर हम मैंगो लेते हैं, मैंगो इंडिया में 1000 जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स के मैंगो हैं, लेकिन सारे मैंगो क्या एक ही जैसे लगते हैं स्वाद में, नहीं लगते हैं। कुछ बहुत टेस्टी लगते हैं, कुछ अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ का साइज़ छोटा होता है, कुछ का साइज़
बड़ा होता है, तो डिफरेंट जेनेटिकली ये डिफरेंट है। इसी तरह अमरूद है, अमरूद कुछ बहुत कड़े होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। ये क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट है। तो ये जेनेटिकली डिफरेंट, इसी तरह से रॉवोल्फिया के, तो इसमें भी एक्टिव कंपोनेंट जो है वो डिफरेंट वैरायटीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट रिलीज़ करती हैं। अगर हम हल्दी की बात करें तो उसमें हल्दी, बेटर हेल्दी किसको कहते हैं, जिसमें क्यूमिकिन केमिकल का कंसंट्रेशन अच्छा पाया जाए। तो नॉर्थ ईस्ट में जो हल्दी पाई जाती है उसमें ये केमिकल, ये कंपोनेंट गुड अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए वहाँ की हल्दी अच्छी मानी जाती है। तो इस तरह से, और ये डिफरेंस क्यों है, ये डिफरेंस इनके जेनेटिक लेवल पे है। अगर हम इनका जेनेटिक लेवल का स्टडी करें, अगर हम इनका जेनेटिक मैप देखें, तो हम देखेंगे कि इनके जीन्स में डिफरेंस है, और वो पूरा डिफरेंट नहीं होगा, कोई एक रीजन होगा जिसके वजह से डिफरेंट होगा, कुछ एक सेट ऑफ जीन्स होंगे जिसमें डिफरेंस पाया जाएगा। ये सेट ऑफ जीन्स के डिफरेंस की वजह से इस कंपोनेंट का एक्सट्रैक्शन किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। तो इस टाइप का जो डाइवर्सिटी है उसको हम क्या कहेंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे राइस की इंडिया में 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, मैंगो की 1000 डिफरेंट स्ट्रेन्स इंडिया में पाई जाती हैं। ये सारी क्या आ जाएंगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी में। ठीक, स्पीसीज़ डाइवर्सिटी, एक रीजन में जितनी टाइप की स्पीसीज़ पाई जा रही हैं, एम्फीबियंस भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, मैमल्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, तो एक रीजन में जितनी टाइप्स की स्पीसीज़ पाई जा रही हैं उसको हम क्या कहेंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर वहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज़ पाई जा रही हैं किसी रीजन में तो वो मोर डाइवर्स हैं, कम स्पीसीज़ पाई जा रही हैं तो लेस डाइवर्स है। अगर हम इंडिया में देखें तो वेस्टर्न घाट दैट इज़ मोर फ्लरिश्ड इन एम्फीबियन स्पीसीज़ देन ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियन स्पीसीज़ ज़्यादा हैं, ज़्यादा डाइवर्सिटी है इनकी ईस्टर्न घाट से कंपैरिजन में, क्योंकि इसको ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस वहाँ मिल रहे हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा डाइवर्स हैं। दिस स्पेसिफिक स्पीसीज़ डाइवर्सिटी जो होती है वो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ स्पीसीज़ रिचनेस एंड इवननेस, अब ये दोनों टर्म आते हैं। स्पीसीज़ रिचनेस मतलब कि अगर मान लीजिए आपने दो इकोसिस्टम ले लिए ए एंड बी, इकोसिस्टम ए में मान लीजिए 10 डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज़ हैं और इकोसिस्टम बी में 20 डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ हैं, तो किस में स्पीसीज़ रिचनेस ज़्यादा होगा, इकोसिस्टम बी में, क्योंकि उसमें 20 डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ हैं, तो स्पीसीज़ रिचनेस बी इकोसिस्टम में ज़्यादा होगा। इवननेस का क्या मतलब है, इवननेस का मतलब है कि जितनी स्पीसीज़ हैं उसके मेंबर्स कितने हैं। अगर ए इकोसिस्टम में 10 स्पीसीज़ थी और एक एक स्पीसीज़ के 5-5 मेंबर प्रेजेंट थे, बी इकोसिस्टम है उसमें 20 स्पीसीज़ थी और 20 स्पीसीज़ के सब में डिफरेंट मेंबर्स प्रेजेंट हैं, किसी में 1 मेंबर प्रेजेंट है, किसी में 5 मेंबर प्रेजेंट है, किसी में 10 मेंबर प्रेजेंट है, तो इवननेस किस में है, इवननेस इकोसिस्टम ए में है, इसी को हम क्या कहते हैं, इवननेस। तो स्पीसीज़ डाइवर्सिटी ये दोनों का प्रोडक्ट है, स्पीसीज़ रिचनेस एंड इवननेस। ठीक, नेक्स्ट डाइवर्सिटी जो पाई जाती है दैट इज़ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी है उसको हम क्या कहेंगे, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ कि हर ऑर्गेनिज्म है उसका एक डिफरेंट निकी होगा, इसमें अगर डाइवर्सिटी है, ट्रॉपिक लेवल्स में डाइवर्सिटी है, प्रोड्यूसर्स में डाइवर्सिटी है, प्राइमरी कंज्यूमर्स में डाइवर्सिटी है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में डाइवर्सिटी है, फूड वेब में डाइवर्सिटी है, तो इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी की वजह से इन सारों में डाइवर्सिटी पाई जाएगी, इसी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर 3 टर्म्स आते हैं, अल्फ़ा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी। अल्फ़ा डाइवर्सिटी, एक कम्युनिटी के अंदर जितने मेंबर्स हैं, जितनी स्पीशीज़ हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स जितने हैं, उनमें जो डाइवर्सिटी है उसको हम कहते हैं अल्फ़ा डाइवर्सिटी। प्रोड्यूसर भी होगा, प्राइमरी कंज्यूमर भी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा,
ये डाइवर्सिटी, इनके बीच में जो डाइवर्सिटी है इसको हम कहेंगे अल्फ़ा डाइवर्सिटी। इसमें केवल एक कम्युनिटी की बात हो रही है। बीटा डाइवर्सिटी, दो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में जो डाइवर्सिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, बीटा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी एक रीजन में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, एक बड़े रीजन में जो डाइवर्सिटी पाई जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, गामा डाइवर्सिटी। ठीक, अब कुछ डेटाज हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू IUCN 2004, इन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन दिया इसके अनुसार वर्ल्ड में 1.5 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट हैं। 2004 IUCN के अकॉर्डिंग 1.5 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट हैं। रफ एस्टिमेशन में कहा गया है कि 20 to 50 मिलियन ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेड कितने हैं, 1.5 मिलियन। एक साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट मे, उन्होंने बताया कि 7 मिलियन स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं। तो ये तीनों के अकॉर्डिंग क्या एस्टिमेशन है, इसको एक बार याद कर लीजिएगा। डाइवर्सिटी डाटा, अब कुछ डेटाज जो आपकी NCERT की बुक में दिए हुए हैं जिसको आपको याद तो करना ही पड़ेगा। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी में हम देखें तो एनिमल स्पीशीज़, टोटल एनिमल और प्लांट्स को अगर हम काउंट करते हैं तो एनिमल स्पीशीज़ टोटल अगर 100% है तो एनिमल्स इसमें 70% हैं। प्लांट्स कितने हैं, प्लांट्स 22% हैं। ठीक है, तो ज़्यादा क्या प्रेजेंट है, ज़्यादा एनिमल्स प्रेजेंट हैं। क्यों, क्योंकि एनिमल्स ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स मोबाइल हैं इसलिए वो ज़्यादा सर्वाइव करेंगे। कहीं पर आग लगी भाग गए, प्लांट्स तो नहीं भाग पाएंगे, वो स्पीशीज़ तो ख़त्म हो गई वहाँ पे। तो इसलिए प्लांट्स का नंबर क्या होगा, कम होगा। कुछ कहीं पे कुछ बीमारी फैली, कुछ एनिमल्स भाग गए, कहीं जाके छिप गए, वो एनिमल्स सर्वाइव कर गए, प्लांट्स नहीं भाग पाएंगे तो सर्वाइव नहीं करेंगे, वो स्पीशीज़ वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी। अगर वो जो एंडेमिक है उसी जोग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट होने वाली है तो वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। इसलिए प्लांट की स्पीशीज़ कम है एज़ कम्पेयर टू एनिमल स्पीशीज़। एनिमल्स के अंदर अगर हम 70% को अब टोटल 100 लेते हैं तो अमंग एनिमल्स 70% इंसेक्ट्स हैं, 70% इंसेक्ट्स हैं। इसीलिए जो लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, ऑर्थ्रोपॉड से, क्योंकि 100 में से 70 जो हैं वो क्या हैं, इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स क्यों हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स को बचने के रास्ते ज़्यादा हैं। इनके ऊपर एक थिक एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, काइटिन का शेल होता है, स्मॉल साइज ज़्यादा होते हैं, एस्केप कर सकते हैं, फ्लाइंग नेचर के होते हैं। तो इनमें सुरक्षा और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपने आप को सेव कर लेते हैं एडवर्स कंडीशन में, इसलिए इनका परसेंटेज एनिमल्स में सबसे ज़्यादा है। फंजाई के 72%, फिशेस 28%, एम्फीबियंस 4780, रेप्टाइल 7150, मैमल्स 4650। ये सारे डेटाज लर्न कर लीजिएगा। अब वर्ल्ड को 12 मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स में डिवाइड किया गया है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। कितने में डिवाइड किया गया है वर्ल्ड को, 12 मेगा डाइवर्सिटी स्पॉट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें इंडिया की रैंक आती है 8th, और स्पीशीज़ डाइवर्सिटी के मामले में इंडिया में 8.1% ऑफ स्पीशीज़ केवल इंडिया में ही पाई जाती है। अगर टोटल 100% स्पीशीज़ हैं तो 8.1% ऑफ स्पीशीज़ अकेले इंडिया में ही पाई जाती है, इसलिए इंडिया की रैंक किया है 8th रैंक। 45,000 प्लांट स्पीशीज़ हैं। अब एक बात आती है अब ये जो डेटा दिया हुआ है इसमें प्रोकैरियोट्स इंक्लूडेड नहीं किए गए हैं। प्रोकैरियोट्स इंक्लूडेड क्यों नहीं किए गए हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स हम रोज़ खोज रहे हैं, रोज़ नए प्रोकैरियोट्स, ये मुझे आँख से दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, आप उनको जानते ही नहीं हैं। कोई ग्लेशियर पे मिल रहा है, कोई डीप सी में मिल रहा है, कोई एयर में मिल रहा है,
तो ये रोज़ ही कुछ ना कुछ प्रोकैरियोट्स रोज़ आइडेंटिफाइड हो रहे हैं, बहुत का तो हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए इन प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड नहीं किया गया। और बहुत से ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं जिनको कल्चर भी हम नहीं कर पा रहे हैं, जिनका कल्चर मीडियम, जब हम कल्चर मीडियम, उसका ऑप्टिमम कल्चर मीडियम जब हम प्रोवाइड करेंगे, तब तो ये प्रोकैरियोट्स अगर हम कहीं से ले भी आए और उनको कल्चर मीडियम नहीं मिला तो वो ग्रो कैसे करेंगे, मर जाएंगे। हम उसके बारे में कोई स्टडी ही नहीं कर पाए फिर। तो सबका कल्चर मीडियम भी हमको नहीं पता है। तो इस वजह से, क्योंकि इनका आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर नहीं है और इनको हम कल्चर नहीं कर सकते, इसलिए प्रोकैरियोट्स को इस डेटा में इंक्लूड नहीं किया गया। अब ये एक लाइन आपकी बुक में दी हुई है, नेचुरल बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल ऑफ द बुक। इसका मतलब क्या है कि जब तक हम एक किताब पढ़ते हैं, जब तक हम एक किताब पढ़ रहे हैं, तब तक नेचर अपनी कई किताबें जला देती है। मतलब जब तक हमने ये बुक पढ़ी, ये चैप्टर पढ़ा, ये बुक पढ़ी, तब तक नेचर अपनी कई किताबें जला देती है। मतलब कि कई सी स्पीशीज़ होंगी जो एक्सटेंट हो जाएंगी, कई स्पीशीज़ होंगी जो नई आ जाएंगी। तो जो ये डॉक्यूमेंटेशन है ये एक रफ ही है। जब तक हम ये एक किताब पढ़ रहे हैं, तब तक नेचर की किताब जो है वो हमारी किताब से बहुत फास्ट है, कई किताबें जल चुकी होंगी। ठीक है। अब रीज़न ऑफ मोर डाइवर्सिटी इन एनिमल्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से बता देती हूँ। एनिमल्स में डाइवर्सिटी ज़्यादा क्यों होती है? एनिमल्स में डाइवर्सिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एनिमल्स मोटाइल होते हैं, वो एक दूसरे से दूसरी जगह जा सकते हैं, प्लांट्स नहीं जा सकते हैं। जब वे एक दूसरे से दूसरी जगह जाते हैं तो जैसी इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, इसलिए इनमें डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। प्लांट्स में क्या होगा, एडवर्स कंडीशन आएगी, मर जाएंगे, तो इनका नंबर भी कम हो गया और इसमें डाइवर्सिटी तो कम हो गई। फिर वाई आर इंसेक्ट्स सो डाइवर्स, ये भी बताया भी। इंसेक्ट्स डाइवर्स क्यों हैं? बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, 70% एनिमल्स जो हैं वो इंसेक्ट्स हैं। इनके साइज, फॉर्म्स, बिहेवियर में डिफरेंस है। क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर एक्सोस्केलेटन है, प्रोटेक्टिव शेल है, काइटिन की लेयर है, छोटे हैं, उड़ सकते हैं, तो इनके बचने के इतने सारे रास्ते हैं इनके पास। ठीक है। और इसकी वजह से ये एनिमी से एस्केप कर जाते हैं, इतने बचने के रास्ते इनके पास, और दूसरे इन्वायरमेंट में चले गए, वहाँ पे डिस्पर्स हो गए, रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा है। इस वजह से इंसेक्ट्स जो हैं वो डाइवर्स हैं। ठीक है। अब ये फिगर जो आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। ये फिगर से कई क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। देखिए फर्स्ट वाला फिगर देखते हैं। इंसेक्ट्स 70% अराउंड दिख रहे हैं, उसके बाद है बाकी ग्रुप एनिमल्स का आ जाता है इसमें, फिर मोलस्क हैं, फिर क्रस्टेशियंस हैं। वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा वर्टिब्रेट्स में क्या है, फिशेस हैं। प्लांट्स में सबसे ज़्यादा कौन सा बड़ा ग्रुप है, दैट इज़ फंजाई, फिर एंजियोस्पर्म्स। ठीक है। तो जिनकी अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा परसेंटेज में मौजूद है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे इंसेक्ट्स वाला क्वेश्चन में हमने इंसेक्ट्स को छुपा दिया, तो आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, क्या होगा यहाँ पे, इंसेक्ट्स। इसी तरह यहाँ पे फिशेस को छुपा दिया। तो ये डायग्राम आपको ठीक से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमें दो चीज़ें पढ़नी है, लैटिट्यूड ग्रेडियंट एंड स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप, जिसमें लैटिट्यूड ग्रेडियंट आज हम पढ़ेंगे, स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप कल पढ़ेंगे, क्योंकि स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप में आपका फॉर्मूला भी है और ग्राफ भी है। लैटिट्यूड ग्रेडियंट सिंपल है, लैटिट्यूड जैसे जैसे लैटिट्यूड चेंज होता है डाइवर्सिटी भी चेंज होती है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, जब हम इक्वेटर रीजन से पोल्स की तरफ जाएंगे, ऊपर या नीचे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो डाइवर्सिटी क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी? डाइवर्सिटी क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी?
कम इसलिए होगी, टेम्परेचर कैसा होते जाएगा, जैसे हम ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिलेगा, सनलाइट उतनी प्रॉपर नहीं मिलेगी, मॉइस्चर उतना नहीं मिलेगा, तो डाइवर्सिटी क्या होगी, कम होगी। टेम्परेट एरिया में डाइवर्सिटी मॉडरेट होती है और ट्रॉपिकल एरिया में डाइवर्सिटी मैक्सिमम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल्स जो इक्वेटर रीजन्स में प्रेजेंट हैं, जैसे कि कोलंबिया, यहाँ पे बर्ड्स की 1400 स्पीसीज़ हैं। इंडिया नियर टू इक्वेटर है जहाँ पे बर्ड्स की 1200 स्पीसीज़ हैं। इसी तरह इक्वेडोर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में डाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाएगी, इक्वेटर रीजन पे है। इसमें वैस्कुलर स्पीसीज़, प्लांट की जो जिसमें वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स कहाँ से शुरू होते हैं, फ्रॉम फर्न से लेकर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो वैस्कुलर स्पीसीज़ 10 टाइम्स मोर होती हैं एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल रीजन, जैसे कि मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। इससे अगर कंपेयर किया गया है तो 10 टाइम्स मोर वैस्कुलर स्पीसीज पाई जाती हैं इक्वेडोर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। ठीक है, ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी आपसे पूछी जाए तो ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट में। यहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, फर्स्ट रैंक है इनका बायोडाइवर्सिटी में ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट का। अब ये ट्रॉपिक्स में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा क्यों पाई जाती है? टेम्परेट एरिया में आपने पढ़ा होगा कि जब अर्थ बना उसमें शुरू में बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस हुए, कभी बहुत गर्म हो गया, कभी बहुत ठंडा हो गया। तो इसके वजह से जब टेम्परेचर धीमे धीमे बढ़ा तो जो लैटिट्यूड पे पोल्स पे जो ग्लेशियर्स थे वो पिघल गए, गर्मी पाए तो ये पिघल गए जब टेम्परेचर बढ़ा। तो ये जब पिघले तो क्या हुआ, यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे वो तो सारे मर गए। फिर से जब ये धीमे धीमे टेम्परेचर चेंज हुआ, फिर स्पीशीज़ इवॉल्व हुए, तो यहाँ पे हर बार ऐसा कुछ होता है कि ग्लेशिएशन होता है, और ये जब ग्लेशिएशन वाले इन्वायरमेंट में जो प्लांट्स और एनिमल्स रहेंगे वो सारे क्या होंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे। जब ये एक्सटेंट हो जाएंगे तो यहाँ पे डाइवर्सिटी कैसी होगी, कम पाई जाएगी। जबकि इक्वेटर पे लगभग कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा है। और क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर ऑप्टिमम है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, बर्फ़ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है, ह्यूमिडिटी है, सीजनल चेंजेस कम हैं। ये सारे क्या हैं, फेवरेबल कंडीशंस हैं, जिसके वजह से इस रीजन में, ट्रॉपिक रीजन में डाइवर्सिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। सनलाइट ज़्यादा है तो सनलाइट की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होगी, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स ग्रो करेंगे तो बाकी इकोसिस्टम फ्लरिश करेगा। तो इस वजह से रिचनेस ऑफ ट्रॉपिक लेवल यहाँ पर है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो दूसरा एस्पेक्ट था, दैट इज स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में पहला लैटिट्यूड हो गया और दूसरा स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप। नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा आप। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग को ये लेक्चर कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट।